वेस्ट इंडीज दौरे के लिए जब टीम इंडिया गई थी तो चर्चा यह थी कि इस कमजोर टीम के खिलाफ क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हारी हुई ये टीम है उसके खिलाफ क्रिकेट खेल करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर इसमें से आपको कुछ निकालना था, आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन खिलाड़ियों को रेस्ट देना ही था। और एक्चुअली अगर आप समझें इस चीज को, टीम इंडिया अभी भी वर्ल्ड कप की 11 को लेकर के कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है। सारे मेन प्लेयर अपने प्रॉपर ऑर्डर में खेलेंगे तो डेफिनेटली आप वेस्ट इंडीज की टीम को बड़ी आसानी से हराएंगे, लेकिन आप वर्ल्ड कप एम कर रहे हैं। रही बात एक्सपेरिमेंटेशन की, पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया ने एक वक्त के बाद यह तय किया था हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, और आप लगातार सेटल टीम के साथ खेलते हुए चले गए। और आखिर में ऐसा मौका आया जब आपके पास बैकअप मौजूद नहीं थे, कुछ खिलाड़ियों के इंजर्ड होने के बाद सडनली आप क्लूलेस नजर आए। तो अगर यहां पर आप बैकअप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सवालों के जवाब की आपके बैटिंग ऑर्डर में कौन कहां पर फिट होता है और कौन खेलना चाहिए 11 में या नहीं खेलना चाहिए, इन सवालों के जवाब आप ढूंढते हैं और इस दौरे से, इस ओडीआई सीरीज से आप कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत नहीं है। ये आपको पता है कि आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी तो आप डेफिनेटली जीतेंगे, लेकिन आपको अपनी टीम में इंप्रूवमेंट करनी है। तो जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको वो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट फेल भी होंगे, आपके लिए एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होंगे। फेल होंगे तो ये रोना मत रोइए कि आप एक मैच हार गए या नहीं हार गए, जीत गए। देखो, रिजल्ट इस सीरीज में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना आप समझते हैं कि जो आपके आने वाले टूर्नामेंट होंगे, आप एशिया कप में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। यहां पर आप रिजल्ट ओरिएंटेड होके अगर सोचेंगे तो आप कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपके साथ T20 वर्ल्ड कप में हुआ था कि आपके पास बाद में कोई फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा था, जडेजा इंजर्ड हो गए तो उस जगह को कोई नहीं भर पाया, तो वो उस तरह की चीजें ना हो, इस वजह से ही ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, जहां से जो एक्सपेरिमेंट क्यों हुए थे और उसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट पास या फेल हुआ था मैंने बताया था। अब उसमें कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई, जैसे एक पहला एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं, मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे सर्टेनिटी बनती जा रही है ईशान किशन को लेकर के कि आप एक लेफ्ट हैंडर तो अपनी 11 में टॉप 4 में रखेंगे। सवाल शायद अभी ये रह जाएगा कि ईशान किशन की जगह क्या है, ओपनिंग है या नंबर 4 है। देखो, ईशान किशन अगर ओपन करेंगे तो रोहित शर्मा कहां खेलेंगे, फिर वो सवाल है। तो ऐसे में क्या रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप कर लेंगे? अब ये तो होने वाला है नहीं, तो ईशान किशन ऑब्वियसली फिर 4 नंबर पर खेलने वाले खिलाड़ी आपके लिए रहेंगे। अभी ओपनिंग इसलिए कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि उनके जैसा खिलाड़ी जिसके पीछे उतने रन नहीं है, हाल फिलहाल में आईपीएल अगर छोड़ दें तो उसके बाद उनके पीछे बहुत रन नहीं है, तो इसलिए आप उनको गेम टाइम देना चाहते हैं, वो रन्स बना सकें। सो बैकअप इज बैक, उनके रन्स जरूर होने चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो ओवर्स देना, अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ईशान किशन के लिए चैलेंज ये नहीं है कि जब गेंद कुछ नहीं कर रही है वो तब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। उनके लिए चैलेंज ये था कि जब गेंद कुछ हरकत कर रही है उस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तब थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है वो इनिशियल फेज सरवाइव करने में। तो दोनों मैचेस में आप देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छे से वो इनिशियल फेज सरवाइव किया है। पिछले मैच में गलत शॉट खेल करके आउट हुए थे, शायद वो मैच उनको फिनिश करना चाहिए था, लेकिन इस वाले मैच में 50 रन बनाने के बाद जो गेंद थी, बॉल वॉज देयर टू बी हिट। अगर आपके लिए कट शॉट की गेंद मिलती है और आप 55 रन पर खेल रहे हैं, यू विल प्ले। द ओनली थिंग इज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस आप उसको टॉप ऑफ द बाउंस नहीं जा पाए, उस शॉट को आपने उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया कि आप उसको अलोंग द ग्राउंड रख पाते या उस फील्डर के लेफ्ट राइट से खेल पाते सो दैट आपको चौका मिलता। और वो ईशान किशन का शॉट है। मैं उसमें नहीं कहूंगा कि ईशान किशन खराब शॉट खेल करके आउट हो गए या उन्होंने कुछ इस तरह की चीज की। पिछले मैच में जरूर जो ट्राई आउट वो कर रहे थे, मैच इंडिया जीती हुई थी, वहां से उन्होंने उस तरह का शॉट खेला, तो वो क्रिटिसिज्म उस चीज का बनता है। उसके बाद जो आपका सूर्य कुमार यादव को लेकर या 6 नंबर को लेकर के जो पेच बेसिकली फंस रहा है, उसमें अब तक आपने 2 मैचेस में सूर्य कुमार यादव को देखा। अब उसमें आपने नया नाम इंक्लूड किया है संजू सैमसन का, क्योंकि संजू सैमसन का नाम अब इंक्लूड नहीं हुआ, ये पहले भी चल रहा है। आपने जिम्बाब्वे वाली सीरीज में भी देखा था और कुछ अपॉर्चुनिटीज उनको जो नंबर 6 पर मिली, और बहुत सारे लोग बात भी कर रहे थे कि संजू सैमसन को खिलाया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, तो मिल गई संजू सैमसन को अपॉर्चुनिटी। अब आप अगर ये कहें कि उनको 6 नंबर खिलाया जाए, अब होता क्या ना कि अगर आप उनको 6 नंबर खिलाएं और ऊपर के बल्लेबाज सारे ओवर खेल जाए, उनकी बल्लेबाजी ना आ जाए, तो मैच में खिलाने का उनको फायदा नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके बैकअप्स हैं,
जो खिलाड़ी जिन जगहों के लिए कंपीट कर रहे हैं उनको वो गेम टाइम देना बहुत जरूरी है। सो इसमें बेसिक और फंडामेंटल चीज ये है कि जिन खिलाड़ियों को आप बैकअप के लिए तैयार कर रहे हैं उनको गेम टाइम देना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 खिलाया था। इस मैच में सूर्य कुमार यादव को वो सिचुएशन मिली जिसमें आप सूर्य कुमार यादव को टेस्ट आउट करना चाहते हैं कि अगर जल्दी से 4-5 विकेट निकल जाएं वहां से वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो एक और फेलियर उनके नाम के आगे ऐड हो गया है जो कंटिन्यूअस चल रहा है ओडीआई क्रिकेट में। कम से कम अगर बात की जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन आप सूर्य कुमार यादव के रिप्लेसमेंट के लिए आप देख रहे हैं संजू सैमसन को, तो वो भी आपके लिए फेलियर हुआ। अब इसमें टीम मैनेजमेंट की गलती नहीं है। टीम मैनेजमेंट तो मौके दे रही है खिलाड़ियों को और इवन उनको और कंफर्टेबल पोजीशंस पर मौके दे रही है। हाँ, विकेट और मैच सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। अब ये तो आप इस लेवल पर खेल रहे हैं तो आपको बिल्कुल हलवा सिचुएशन तो नहीं मिलने वाली, चाहे संजू सैमसन हो या कोई भी हो। तो अब जो अपॉर्चुनिटीज खिलाड़ियों को मिल रही है तो उनको वो ग्रैब करनी पड़ेगी। आप एक्सपेरिमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन 2 खिलाड़ियों के बीच रेस देख रहे थे वो सेटल डाउन नहीं हुआ और एक्सपेरिमेंट आपके लिए फेल हुआ है। अब फेल होने में गलती इस बात की नहीं है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, उन खिलाड़ियों की गलती है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को कैश इन नहीं कर रहे। और आप एक चीज और भी जानते हैं कि श्रेयस अय्यर मान लीजिए कि अगर वापस नहीं आते तो आपका मिक्स यही है, 15-17 खिलाड़ियों का मिक्स यही है। अगर श्रेयस अय्यर आ जाएंगे तो आप उनको जरूर नंबर 5 या जहां भी आप स्लॉट इन करेंगे तो फिर सारे एक एक नंबर नीचे चले जाएंगे। ऐसे में फिर हार्दिक पांड्या के लिए नंबर 6 जाना पड़ेगा उनको। अभी जो सिनारियो है उसमें आप हार्दिक पांड्या को नंबर 5 का बैट्समैन देख रहे हैं और ईशान किशन को नंबर 4 देख रहे हैं और संजू या सूर्या आप 6 देख रहे हैं। सो ये हाल फिलहाल सिनारियो, उसके हिसाब से ही आप जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज काफी दिनों से निकल करके आ रही थी, बहुत सारे अक्षर पटेल के क्रिकेट फैंस कह रहे थे कि उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हो गई है और उनको अगर आपके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है तो 4 नंबर खिला सकते हैं। खिला दिया कल 4 नंबर उनको। 2015 वर्ल्ड कप से पहले जब अक्षर पटेल रैंकिंग में थे 2015 वर्ल्ड कप की टीम में हिस्सा बनने के लिए, तो उस वक्त एमएस धोनी ने एक बात कही थी, अक्षर स्पिन तो अच्छी खेलते हैं बट फास्ट बॉलिंग खेलने का उतना आइडिया उनको नहीं है। वो 2015 में भी नहीं था और शायद आज भी नहीं है। पिछले 6-8 महीने में 10 महीने में बहुत इंप्रूव किया उन्होंने अपनी बल्लेबाजी, लेकिन वो सारी बल्लेबाजी अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग बहुत बेहतरीन रही है। लेकिन जहां पर थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस हैं, फास्ट बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं जिस जगह पर, वहां पर अभी भी वो क्वेश्चन है। क्योंकि WTC फाइनल में भी लोग कह रहे थे कि अक्षर पटेल को खिला लेते, वो ज्यादा बेटर बल्लेबाज है। तो ये सच का सामना करना भी बहुत जरूरी है। और अक्षर पटेल की जगह 15 में सर्टेनिटी है या नहीं है वो भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि टीम अब जिस तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख रही है उसमें 4 स्पिनर अभी आपके इस दौरे पर हैं, तो एक तो बाहर जाएगा फॉर श्योर और एक आपका तेज गेंदबाज भी फॉर श्योर बाहर जाएगा। क्योंकि जो खिलाड़ी आपके आएंगे, आपका गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन अभी जिस तरह का है उसमें अगर आप अपने फास्ट बॉलर देखें, समी, सिराज, बुमराह, 3 फास्ट बॉलर ये हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर, ये 5 हो गए। एक फास्ट बॉलर की जगह शायद आप और बना पाएंगे, सो 6 फास्ट बॉलर हो जाएंगे। ऐसे में अब वो उमरान मलिक होंगे या नहीं, क्योंकि उमरान मलिक को भी अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही हैं वो ग्रैब नहीं कर रहे। स्टिल मैं कल के मैच की बात अगर करूं, 4 बार तो उन्होंने रनअप मिस कर दिया। मतलब इस लेवल पर आप खेल रहे हैं कि 4 बार आप जो है अपना रनअप मिस कर रहे हैं। 4 चौके तो आपने वहीं खा लिए ना, आप रनअप मिस कर गए, आपने आधी गेंद डाल दी ना, हाफ ट्रैकर डाल दी उसमें। आप उनकी गेंदबाजी की कल की पेस देखेंगे, 135-40 के बीच में गेंदबाजी कर रहे थे। तो ये उमरान मलिक की पेस नहीं है ना, 138-37। ये उमरान मलिक को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 145 के तो ऊपर ही डालेंगे कम से कम। तो वो रिदम कल के मैच में बेसिकली नहीं दिखा और ये शायद कई बार हो जाता है, कुछ टर्फ्स पर ऐसा होता है कि आपको रिदम नहीं मिलता, आप उतना दम लगा ही नहीं पाते, कई बार आप रनअप मिस करते हैं। वो कल के बार बहुत बार उन्होंने रनअप मिस किया, फिर भी गेंदबाजी वो करते रहे। तो शायद माइट बी प्रॉब्लम विद द एंड, किस एंड से वो गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन आपके लिए वो जो चीज है ना जिससे आप बहुत होपफुल है कि आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालेंगे और चीजें बदल जाएंगी, वो भी होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो कम से कम आपको क्या है ना कि ये चीजें जो अभी तक आप अज्यूम कर रहे थे कि ऐसा हो जाए तो टीम हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो भी आपको चीजें आमने सामने जो है आपके आ रही हैं कि अगर उमरान मलिक कल के विकेट पर क्या हुआ, इनिशियली थोड़ा मदद थी, आपके फास्ट बॉलर ने अच्छा गेंद डाला, स्पेशली शार्दुल ने,
आपने विकेट निकाल ली है। चूंकि बारिश हुई थी तो गेंद आउटफील्ड में गई, तो थोड़ा सा गेंद में वो चीज नहीं रही जो आपको पहली पारी में खास करके देखने को मिला था, तो उतना मदद नहीं रही। अब कोई भी फास्ट बॉलर आपका वो पेनिट्रेशन नहीं दिखा पाया। शार्दुल ने आके ऑड बाउंसर जरूर डाले, वो कैचेस भी थोड़े से इधर उधर चले गए तो जो ग्रैब नहीं हो पाए, लेकिन ऑल एंड ऑल चाहे उमरान मलिक हो, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे आपके स्पिनर हो, फिर आपका कोई भी इफेक्टिव साबित नहीं हुआ ना। तो अब बेसिकली बेसलाइन ये है कि आप जिन खिलाड़ियों पर रिलाय भी कर रहे हैं वो भी फेल हो रहे हैं। इसमें अब हार्दिक पांड्या की भी बल्लेबाजी की बात करिए कि हार्दिक पांड्या को तो दोनों मौके 5 नंबर मिले, पिछले में तो चलो रनआउट हो गए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट अनफॉर्चुनेट रनआउट, बट इस मैच में तो अब उनको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है ना, क्योंकि वो रन बनाएंगे तभी वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आपके वो नंबर 5 के बल्लेबाज हैं और बैटिंग से वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। गेंदबाजी में पहले स्पेल में ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टिल आई विल से, बिकॉज जरूर विकेट नहीं मिला इस वाले मैच में उनको, पिछले मैच में भी ठीक, पिछले मैच के मुकाबले बेटर गेंदबाजी इस मैच में की पहले स्पेल में, लेकिन विकेट उनके हाथ में नहीं था। लेकिन यू एक्सपेक्ट कि हार्दिक पांड्या दूसरे स्पेल में भी आके वो दम दिखाएं, तो वो थोड़ा सा देखने को नहीं मिला जब कुछ नहीं हो रहा था और गेंद काफी फ्लैट हो गई थी, 2 सेट बैट्समैन सामने थे। वहां से विकेट कैसे निकलेगा इस पर और सोचने की जरूरत है आपको। कौन वो गेंदबाज होगा जो उस सिचुएशन से आपके लिए विकेट निकाल करके दे सकता है। सो ऑल एंड ऑल जो कल के मैच में जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, संजू सैमसन को आपने सूर्य कुमार यादव के बैकअप के रूप में एक्सपेरिमेंट किया, वो भी आपके लिए फेल हुआ। सूर्य कुमार यादव खुद जो एक चीज चल रही है वो भी फेल हो रही है। अक्षर पटेल को आपने अपॉर्चुनिटी दी, वो भी फेल हो रही है। और मुकेश कुमार को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, समहाउ ये देखने में आ रहा है कि वो आपके 15 या बैकअप्स नहीं हो सकते। बेहतर होता कि आप अर्शदीप सिंह या किसी और तेज गेंदबाज को अपनी रैंकिंग में रखते। सो 2 मैचेस के बाद ये बात तो कही जा सकती है कि गेंदबाजी ठीक कर रहे हैं, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मुकेश कुमार तभी आपकी टीम में आएंगे जब आपके मेन गेंदबाजों में से कोई इंजर्ड होगा। तो जब मेन गेंदबाजों में से कोई इंजर्ड होगा तो ऐसे में आप मुकेश कुमार जैसे गेंदबाज को नहीं रखना चाहेंगे, जिसकी गेंदबाजी में वो पेनिट्रेशन नजर नहीं आ रहा जो आप समी, सिराज और बुमराह से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसी गेंदबाजी वो आपके लिए हाल फिलहाल करते रहे। तो स्टिल आई विल से आई विल बैक दीज एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि ये जब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तभी आपको वो सारी चीजें पता चल रही हैं कि आपकी टीम में अभी भी ये कमजोरियां हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे होते वो तो सारे रन बना के वही चले जाते हैं, आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपके मिडिल ऑर्डर में ये कमजोरी रह गई है, 6 नंबर के आपके बल्लेबाजी नहीं आई, और रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं तो गेंदबाजी भी एक्सपोज नहीं होती। तो ये अच्छी चीज है कि आप अपने प्लेयर्स को एक्सपोज कर रहे हैं। आप इस हार को ऐसे मत लीजिए कि ये हार आपके लिए चुभने वाली है, कोई ऐसी चीज है जब आप बड़े मैच में जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारी टीम को फियर ऑफ फेलियर है, ये है वो है। तो अभी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप हार से क्यों डर रहे हैं? एज ए क्रिकेट फैन या बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी मैं देख रहा हूं, आप ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो गोल्स आपके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? शायद मैं कहूंगा कि 50-50 रहा है पिछला मैच और ये मैच मिला लें। जैसे आपने ईशान किशन वाला जो था वो आपने अचीव किया, ईशान किशन ने अब तक दोनों मैचेस में अच्छी पारियां खेली हैं। सूर्य कुमार यादव आपके लिए फेलियर रहा, बट आपने संजू को अभी एक ही मौका दिया है, तो अगले मैच में होपफुली मैं चाहूंगा कि एक और मौका मिले। बट सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी हो सकती है लास्ट ओडीआई मैच में, तो इतना ही, बिकॉज अब सीरीज ऑन द लाइन हो गई तो अब आपको रिजल्ट के हिसाब से फिर एट द एंड खेलना पड़ जाता है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि इंडिया इसी तरह के कॉम्बिनेशन के साथ खेले, और जो सेटल टीम खिलाने की बात है, फ्रॉम एशिया कप यू शुड प्ले विद योर फुल टीम, और जो आपका प्रॉपर ऑर्डर है उसके हिसाब से खेलना चाहिए। इस वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर आप खेलेंगे तो आप डेफिनेटली जीतेंगे, तो उससे फिर क्या, फिर आप कहेंगे बड़ी बोरिंग सी सीरीज हो रही है, इंडिया को ये सीरीज खेलनी नहीं चाहिए। जब उस सीरीज से कुछ निकल रहा है तो आप उसके लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं। यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में और एनालिसिस में। आगे वी विल कीप एन क्लोज आई ऑन दीज एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं और इंडियन टीम इन एक्सपेरिमेंट से क्या एक्सट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया वीडियो में जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले वीडियो।